गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पीस क्लॉज एट डब्ल्यूटीओ। तो इंडिया ने जो डब्ल्यूटीओ को नोटिफाई किया है अपनी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम के बारे में, खास करके राइस के लिए, उसके ऊपर कुछ कंट्रीज़ ने जो है वो क्वेश्चंस रेज किए हैं। तो उन्होंने बोला कि 7 मिलियन टन्स का अवेलेबल और एक्चुअल स्टॉक में आपके डिफरेंस कैसे आ गया, उसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो इंडिया ने इस बार भी पीस क्लॉज जो है वो इन्वोक किया है। अभी पीस क्लॉज जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो है टॉपिक रहा है आपके डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी के लिए आपने कोई सब्सिडीज़ जो है वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के मुताबिक उससे ज़्यादा दे दी हैं, मतलब आपको पता है ना 10% से ज़्यादा सब्सिडीज़ अलाउड नहीं है, बट अगर आपने उससे ज़्यादा दे दी हैं तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है और आपको पीस क्लॉज इन्वोक करना पड़ता है। ठीक है, तो आप 10% ऑफ वैल्यू ऑफ फूड प्रोडक्शन से ज़्यादा आप सब्सिडीज़ नहीं दे सकते हो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के हिसाब से। लेकिन ये एग्रीमेंट अभी तक लागू इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने जो बाली मीटिंग की 2013 की, उसमें पीस क्लॉज इंट्रोड्यूस कर लिया था। पीस क्लॉज के मुताबिक कंट्री जो है कोई लीगली बार नहीं है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए सब्सिडी जो है वो ज़्यादा देने के लिए। तो इसलिए इंडिया ने जो बाली में डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज़ ने पीस क्लॉज एग्री किया था उसको दोबारा से इन्वोक किया है, क्योंकि इंडिया का भी जो स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है जिसमें वो सपोर्टेड प्राइस देते हैं अपने फार्मर्स को, वो जो है ब्रीच कर दिया 10% की लिमिट को। तो अब इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो पीस क्लॉज जो है वो इसको इन्वोक करती हैं जब भी उनको लगता है कि उनका स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम जो है वो उसमें सब्सिडीज़ ज़्यादा हो रही हैं। तो गवर्नमेंट जो है उनको ये बताना पड़ता है कि वो कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर रही हैं ट्रेड को। इस ऐसा नहीं है कि वो सब्सिडी दे के जो है फार्मर को की जो है कॉस्ट को कम कर दें और फिर जो है अपने एक्सपोर्ट्स को जो है वो प्राइस कंपैरेटिव मार्केट में कर लें। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए ही उनको कर सकते हो, सब्सिडी दे सकते हो। और एक्चुअली में तो ये पीस क्लॉज सिर्फ 4 साल के लिए इन्फोर्स रहना था, बट ये एक्सटेंड कर दिया जाता है बार बार। अभी रिसेंटली भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब उसके लिए जो है पीस क्लॉज जब भी आप वो करोगे, इन्वोक करोगे, और चाहे नहीं भी करोगे तो भी आपको डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज़ को बताना पड़ता है कि आपने इस बार कितनी सब्सिडीज़ दी हैं। तो इस बार जैसे इंडिया ने बताया है, तो जून 2022 की बात है ये, यूएस और बाकी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स ने जो है इंडिया के राइस बेनिफिट्स जो हैं उसके ऊपर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो हाफ ऑफ द ग्लोबल राइस ट्रेड को जो है वो मेकअप कर रहा है, और इंडिया जो मार्केट प्राइस सपोर्ट दे रहा है अपने फार्मर्स को राइस के ऊपर, वो पहले $5 बिलियन था 2019 में, फिर वो 6.32 बिलियन पहुंच गया, और अब वो $6.9 बिलियन पहुंच चुका है। जी, इवन जो सपोर्ट लेवल भी जो है वो 11.46, 13.71 और 15.1% पहुंच चुका है। जबकि असल में अगर हम देखें तो 80% से ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट देती है फार्मर्स को, क्योंकि इंडिया जो है वो सिर्फ एक्चुअल प्रोक्योरमेंट को जो है वो कैलकुलेट कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट नहीं कर रहा जब वो सब्सिडीज़ को कैलकुलेट करता है। तो ठीक है, तो इसके ऊपर जो है डब्ल्यूटीओ मेंबर्स ने और यूएस ने जो है खासकर ये एतराज़ जताया है, और इंडिया ने रिस्पॉन्स क्या दिया है कि यस, हमने अपनी राइस सब्सिडीज़ की लिमिट को जो है एक्सीड कर दिया है, इसीलिए तो हम पीस क्लॉज की डिमांड कर रहे हैं। और जो है इंडिया ने इससे पहले भी जो है पीस क्लॉज की डिमांड की थी, और इंडिया ने बोला कि जो $2.6 बिलियन का या 7 मिलियन टन्स का जो डिफरेंस आ रहा है इसमें, वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से है। खासकर जो हमारे जो राइस है उसमें हमारे पॉल्यूशन और मॉइस्चर की वजह से नुकसान भी बहुत हुआ है, तो वो 7 मिलियन टन्स का जो है वो उसका भी डिफरेंस है। दूसरा, आपके जो 2/3 जो पैडी जो आप प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट, वो जो आई एम सॉरी, जो 2/3 जो पैडी प्रोक्योर किया जाता है इंडिया में, उसको राइस के लिए मिल किया जाता है, तो उससे आपका लॉस बहुत होता है। उसकी वजह से भी जो है ये मेजर गैप देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये सजेशन जो कुछ यूएस की या और बाकी कंट्रीज़ दे रही थी कि हाँ, कहीं गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोक्योरमेंट करके उसको एक्सपोर्ट तो नहीं करती हैं, उसको डिसमिस कर दिया कि ऐसा नहीं किया जाता है, ये तो हम ऐसी प्राइस डिस्टॉर्शन हम नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरल फार्मिंग। तो अभी पीएम मोदी जो हैं उन्होंने सूरत के 75 फार्मर्स की सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर की है,
जो नेचुरल फार्मिंग का इनिशिएटिव वहाँ पर आया है कि 75 फार्मर्स को हर पंचायत में नेचुरल फार्मिंग से कनेक्ट किया जा रहा है। तो इस सक्सेस स्टोरी को उन्होंने जो है वो शेयर किया है और बोला है कि जितने फार्मर्स हैं उनको धीरे धीरे नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती क्या है। तो एक टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस है जिसके अंदर केमिकल फ्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती हैं। सुभाष पालेकर जी थे, मिड 1990s में उन्होंने इसको एज एन ऑल्टरनेटिव टू ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर लो कॉस्ट इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, काउ डंग, एज काउ यूरिन, जैगरी, पल्स फ्लोर एंड अदर प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स, और उसका यूज़ करते हुए जो है फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तो पालेकर जी जो हैं उन्होंने जो है कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स जो हैं उसको कहा कि उसकी वजह से ही खासकर जो है फार्मर की इंडेप्टनेस और सुसाइड होती है, तो उसी को ही हमें करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने 4 पिलर्स के ऊपर अपनी ज़ीरो बेस्ड बजट नेचुरल फार्मिंग जो है वो रखी। पहला है आपका बीजामृत। बीजामृत मतलब आपकी सीड्स की जो है माइक्रोबियल कोटिंग करना ज़रूरी है काउ यूरिन और काउ डंग के साथ। फिर दूसरा रखा उन्होंने जीवामृत। जीवामृत में क्या होता है, सॉइल की जो है माइक्रोब्स की एनहांसमेंट करना ज़रूरी है विद अ मिक्सचर ऑफ काउ डंग, काउ यूरिन एंड जैगरी। तीसरा है आपका मुल्चिंग। मुल्चिंग में क्या होता है कि आप क्रॉप को जो आप सॉइल है उसको क्रॉप और क्रॉप रेजिड्यू से कवर कर देते हो। चौथा है आपका वाफसा। वाफसा में क्या होता है कि आप सॉइल हमस को बिल्डअप करते हो ताकि सॉइल की एरेशन जो है वो इंक्रीज़ की जा सके। सो परंपरागत कृषि विकास स्कीम, गवर्नमेंट भी जो है वो आपकी नेचुरल फार्मिंग के लिए फार्मर्स को सपोर्ट देती है, तो उसके लिए आपको परंपरागत कृषि विकास स्कीम जो है गवर्नमेंट की पता होनी चाहिए। तो यूनियन गवर्नमेंट ने 2015 में स्कीम निकाली थी ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट और प्रमोट किया जा सके। एंड टू एंड सपोर्ट दिया जाता है ऑर्गेनिक फार्मर्स को, इवन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सपोर्ट भी उनको दिया जाता है, जैसे कि प्रोसेसिंग के लिए, पैकिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस लगभग 50,000 रुपये पर हेक्टेयर 3 साल तक के लिए दी जाती है। इसमें से 31,000 रुपये जो है उनको डायरेक्टली डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के थ्रू, इनपुट्स के लिए जो आपके वो बायो फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं उन्हें, मैन्योर ये सब चाहिए होता है, उसके लिए उनको ऑलरेडी मिल जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक आपका है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो कुछ अभी एक वर्बल टसल में आ गए थे पिछले किसी पुराने यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर के साथ, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो आपकी रादर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स जो है उनको वो 2022 के जो है वो इशू किए अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और उन रूल्स ने जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2003 को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये इशू है क्या। पहले तो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट राइट्स क्या है। तो ये प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है जिसके थ्रू डिफॉरेस्टेशन को कंट्री में रेगुलेट किया जा रहा है। अब ये आपके फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट जो है नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट को प्रोहिबिट कर रहे हैं जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेते। तो एक तरह से ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना के दे रहे हैं कि कोई भी नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए फॉरेस्ट को काटे नहीं। ठीक है, बहुत छोटा सा लेजिस्लेशन है, सिर्फ 5 सेक्शन है। इसके अंदर सेक्शन 1 डील करता है कि कवरेज कितनी ज़्यादा होगी लॉ की, सेक्शन 2 डील करता है कि फॉरेस्ट एरियाज़ में एक्टिविटीज़ कौन कौन सी रिस्ट्रिक्ट होंगी। अब इसमें क्लियरेंस कैसे ली जाती है? क्लियरेंस ली जाती है, पहले तो आप कंसेंट लेते हो लोकल फॉरेस्ट राइट्स होल्डर्स से, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर्ड है कि वो ऐसे कंसेंट को एक्सेप्ट करे या ना करे, और ये लीगली बाइंडिंग होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 हैं क्या, और ये कैसे 2003 के रूल्स से अलग है। तो न्यू रूल्स जो हैं वो क्लियर फेलिंग को डिफाइन करते हैं कि यस, क्लियर फेलिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑल नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, 1 हेक्टेयर साइज़ या उससे ज़्यादा के एरिया में अगर आप सारे नेचुरल वेजिटेशन को रिमूव कर रहे हो तो आप उसको क्लियर फेलिंग कह रहे हो, चाहे वो फेलिंग की कर रहे हो, काट के कर रहे हो, चाहे बर्न करके कर रहे हो, चाहे अपरूट कर रहे हो, उसको उन्होंने क्लियर फेलिंग जो है वो डेफिनेशन में डाला है। लेकिन इसको सिलेक्टिव फेलिंग से जो है वो इसमें एक्सक्लूड किया है, सिलेक्टिव फेलिंग को इसमें से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो जो कि आपके 2003 के रूल्स में दिया गया था। और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के रीजनल, पहले क्या होता था कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अपने रीजनल ऑफिस या स्टेट से जो है सारे ऐसे प्रपोजल्स जिसमें कि फॉरेस्ट को क्लियर करने का प्रोविजंस हैं उनको जो है वो पहले रिव्यू करवाती थी। फिर मिनिस्ट्री जो है वो एडवाइस लेती थी एक ऐसे कमेटी की
कि जो इस पर्पस के लिए सेटअप की जाती थी और उस प्रपोजल के ऊपर काम करती थी। तो इसलिए क्या होता था कि बहुत लंबा प्रोसेस था, कम्बरसम प्रोसेस था एक उसके लिए जो है। अब उन्होंने गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ने इसको रिप्लेस कर दिया, एक प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी जिसमें फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होगी, और ये एक तरह से एडवाइजरी कमेटी होगी अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही फैसला लेना है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस प्रोसेस को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर रही है। अब इसमें ट्री प्लांटेशन, जिसको सरोगेट फॉरेस्ट कहा गया है न्यू रूल्स में, अब वो भी जो है आपके कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के अंदर आ गए हैं, ठीक है। सो अब हुआ क्या है कि न्यू रूल्स कह रहे हैं कि कंप्लायंस जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर वो अब रिक्वायर नहीं होगी फाइनल अप्रूवल देने के लिए फॉरेस्ट डाइवर्जन के करने के लिए, ठीक है। तो एफआरए के प्रोविजंस जो हैं वो एक्चुअली में एफसीए को जो है वो ओवरराइड करते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के जो प्रोविजन है, जो आपको आपने पढ़ा भी था अभी कुछ दिन पहले, 2006 का जो राइट है, जिसके अंदर शेड्यूल्ड फॉरेस्ट ट्राइब्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट ट्राइबल्स, इन सब के राइट्स हैं, वो ओवरराइड करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को। और ये रूल्स जो हैं वो ये क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि रूल्स जो हैं वो कोई ऐसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को जो है वो ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन क्या आ रहे हैं इन 2022 के रूल से? तो उन्होंने कहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे रूल्स लेके आ रहे हो जिसके अंदर आप फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को ही ओवरराइड कर रहे हो। तो इससे होगा क्या कि फॉरेस्ट लैंड को आप इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट कर पाओगे विदाउट इवन सेटलिंग द क्वेश्चंस ऑफ राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स और फॉरेस्ट ट्राइबल्स, ठीक है। अब एफआरए तो कहता है कि आपको मैंडेटरी है आपके लिए, और आपको फ्री, प्रायर और इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा फैमिलीज़ का। तो अगर आप उसी रूल्स को ही आप ख़त्म कर रहे हो, देखो लिखा है ना कि कोई ज़रूरत नहीं है फाइनल अप्रूवल जब आप दे रहे हो फॉरेस्ट डाइवर्जन की, मिनिस्ट्री जब दे रही है तो उसको फाइनल अप्रूवल के टाइम पर एफआरए प्रोविजंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने तो पूरा पर्पज़ ही जो है एफआरए का वो डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो और ज़्यादा प्रेशर में होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया है कि हमने तो सिर्फ प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया है, जो एफआरए के प्रोविजंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए फॉरेस्ट को डाइवर्ट करने का काम देखती हैं। और एफआरए के साथ कंप्लायंस करना एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, जिसका इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के जो हमने अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया है उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर उन्होंने बोला है कि रूल्स जो हैं, जो ये आपके एफआरए के प्रोविजंस के रूल्स जो हैं, वो स्टेट्स जब लैंड को डाइवर्ट करने लगती हैं उसी टाइम पर उनको वो सब कुछ अपना प्रोसेस करना पड़ता है, जिससे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। वो अपना प्रोविजंस पहले ही देखते हैं, उसके बाद वो है लैंड को डाइवर्ट करने का अप्रूवल देते हैं, जिसके ऊपर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ग्राम सभा का फिर जो, अगर आपने जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी कि फॉरेस्ट लैंड को जो है किसी कोई भी ऐसा प्रपोजल आएगा कि फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना है या नहीं करना है, तो उसमें पहले एक्चुअली ग्राम सभा से परमिशन तो ली जाती थी, पर उसकी चाहे वो जो कंसेंट है वो बाइंडिंग नहीं होता था। और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स डिसाइड करते थे कि क्या जो है लैंड टाइटल्स होनी चाहिए, क्या राइट्स प्रोवाइड होने चाहिए एफआरए के अंदर, और किसको प्रोवाइड होने चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। और न्यू रूल्स जो हैं वो अब ग्राम सभा के रोल को और ज़्यादा अंडरमाइन कर देंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से जो है अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रही है, क्विक कर रही है। तो स्टेट्स के ऊपर भी ये प्रेशर होगा कि वो अपना जो प्रोसेस है फॉरेस्ट के क्लियरेंस का, उसको जल्दी से जल्दी करे, जिसमें कि ग्राम सभा का रोल जो है वो अंडरमाइन हो जाएगा। अब जो कंसेंट एस्पेक्ट है ग्राम सभा का, वो और ज़्यादा अंडरमाइन हो जाएगा, उनको जल्दी से जल्दी क्लियर करने का एक तरह से प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो सिर्फ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया है, अपने प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया है। उससे क्या होगा कि चाहे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला, स्टेट गवर्नमेंट्स अपना एफआरए के प्रोविजंस को फॉलो करें जैसे वो नॉर्मल करती थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ये प्रेशर होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपने प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर रही है तो हमें भी अपने प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। इस सब प्रोसीजर के अंदर जो है एफआरए के प्रोविजंस जो है वो एक तरह से अंडरमाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक क्रक्स इस पूरे टॉपिक का यही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है 11 जुलाई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, और इसको गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1989 में जो है इंट्रोड्यूस किया था।
अब 1990 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि हम जो है अब से हर साल जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाएंगे। तो सबसे पहला वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 1990 को जो है ऑब्जर्व किया गया। तो इस साल का थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रिजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन इन रूरल इंडिया। तो आईआईटी कानपुर ने एक $2.5 मिलियन का प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि वो एयर पॉल्यूशन रूरल इंडिया में मेजर कर सकें। 1400 सेंसर्स जो हैं वो रूरल ब्लॉक्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार में लगाए गए हैं। 3 साल का प्रोजेक्ट है। जबकि एयर पॉल्यूशन को हम मानते हैं कि एक अर्बन प्लाइट है, लेकिन जो कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन है, बायोमास बर्निंग और रिलायंस ऑन डीजल जनरेटर्स, ये इवन हमारे विलेजेस में भी एयर क्वालिटी को वर्सन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी निकाला था, जिससे कि 20 से 30% जो है पार्टिकुलेट मैटर का एयर पोल्यूशन जो है उसको कम किया जा सके बाय 2024। और सिटीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से ये सोर्स ऑफ एमिशंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एनकैप के अंदर जो गवर्नमेंट ने अगर प्रपोजल रखा है 2021 से लेके 2026 तक का, उसमें 700 करोड़ रुपए एनविसाज किए गए हैं कि गवर्नमेंट लगाएगी और एयर पोल्यूशन को पे ध्यान देगी। तो उसी एक कंटेक्स्ट में आप ये देख सकते हो कि आईआईटी की भी एक स्टडी है, जिसमें कि आईआईटी का भी एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर $2.5 मिलियन लगाए जा रहे हैं, और वो रूरल इंडिया को भी जो है वो इसके अंदर एयर पोल्यूशन के अंदर जो है वो कवर कर रहे हैं कि कैसे डील किया जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खेजड़ी ट्रीज़। तो अभी 8 सोलर पावर प्लांट्स लगाने की बात की जा रही है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि जो बिश्नोई एक्टिविस्ट हैं वो इसके अगेंस्ट हो गए हैं, वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ खेजड़ी ट्रीज़। तो खेजड़ी ट्री जो है वो आपके राजस्थान का स्टेट ट्री है। थार रीजन का इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ड्राई वेदर में भी सर्वाइव कर लेता है। और ये सोर्स ऑफ फॉडर और फायरवुड भी रहा है वहाँ के जो है लोकल कम्युनिटी के लिए, और सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू को भी बढ़ाता है। ठीक है, इसका जो फ्रूट है उससे जो है सांगरी डिश वहाँ पर बनाई जाती है, तो इसलिए वहाँ पर ये बहुत ही फेमस है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is peace clause at WTO. So recently India has notified to the WTO regarding the breach of prescribed subsidy limit for its public stock holding program for rice, but it has raised several questions. So some countries have sought an explanation from India over a difference of 7 million tons between the available and actual stocks of 2022-2021. So peace clause has been a cause of disquiet between the members of WTO with respect to, of course, domestic food security. Stock holding programs are actually considered to be distorting trade because it involves purchasing from farmers at fixed prices by the governments, and certain countries feel that other countries are actually purchasing from farmers at fixed price and selling it in the open market or for exports at higher price. Okay, so it also says that peace clause. What is peace clause basically? So basically, peace clause was an escape mechanism which was devised by the WTO member countries led by India to circumvent the provisions of WTO agreement on agriculture. So WTO agreement on agriculture, it was proposed that 10% of value any WTO member country cannot provide subsidy more than 10% of the value of food production. Okay, so India in the Bali summit of WTO in 2013 convinced the other members of WTO that we have our stock holding programs which involves purchasing at supported prices, and we cannot compromise on our domestic food security. So we should have a peace clause. We should have a a mechanism whereby we can avoid the provisions of WTO agreement on agriculture for a certain period of time until our domestic farmers are supported enough and they are grown enough to live without our support.
So governments have to promise that they are not avoiding or they are not distorting trade, and they are not they are meeting the conditions which are specified in under this agreement on agriculture. And actually this peace clause was expected to end by the year 2017, but it has been extended time and again. Even recently it was extended. So in June 2022, when the government of India submitted this uh, peace, invoked this peace clause, the US and other WTO members, they analyzed the government submission, and they saw that rice benefits. India exported rice benefits from the government established floor price. So which means that government procured rice from the farmers at a very low cost, and they started exporting it. Of course, this is just an acquisition of US and other member countries, and we started exporting it at higher price into the market, or at competitive prices to the international market, so as to compete with the other countries. Even the market support price for India for rice has consistently increased, and we have reached almost the levels of 11.46 to 13.71, and now even 15.14% of rice production in 2021. But actual support is more likely to be more than 80%. Why? Because India is only including the actual procurement; it is not including the total production while calculating the subsidies. So India has said that no, we are accepting that we have uh, uh, breached the 10% limit, and that's why we are of course invoking the peace clause. But it does not mean that we have used that uh, uh, public procurement grains for exports. We have invoked the this peace clause, and this gap of 7 million tons is because of uh, uh, damages due to multiple factors. So we have this pollution and moisture, because of which this paddy gets damaged, and even the two-thirds of the paddy that is procured is actually milled into rice, so that goes into wastage also. So this could be the major reason of the gap, and we have dismissed the accusations that we have procured rice and then we have diverted it or routed it for exports. Okay. So the next topic is natural farming. So PM Modi has said that Surat's success in connecting 75 farmers in every panchayat with natural farming is worth emulation by the entire country, and we should go for natural farming like in Surat. So what are the components of natural farming? So of course, this very famous method is zero budget natural farming. So it's a type of farming practice which involves chemical free agricultural practices. It was introduced by agriculturist Subhash Palekar in mid 1990s, and it involves a promotion of low cost inputs like cow dung, aged cow urine, jaggery, pulse flour, and other plants-based extract instead of fertilizers or chemical fertilizers. So basically, Palekar argued that the external inputs like this pesticides and fertilizers were the leading cause of indebtedness and suicides among farmers in the country. So a zero budget natural farming proposes four pillars. So first, of course, is the Bijamrit, that is microbial coating of the seeds used using the cow urine and cow dung. And the second one, of course, is Jivamrit. So it means you enhance the soil microbes using a mixture of cow dung, cow urine, and jaggery. And the third one is mulching. Mulching means covering soil with crops or crop residues. And the fourth one is Vafsa. Vafsa means building up of soil humus to increase the soil aeration. Government has also introduced this Paramparagat Krishi Vikas scheme in 2015, so that uh, organic farming can be supported and promoted, and it involves end-to-end support to organic farmers. So apart from that, even post-harvest management support is given by the government in the form of processing, packing, and marketing, and the farmers are provided a financial assistance of rupees 50,000 per hectare for 3 years. Per 3 years. So out of this, 31,000 rupees is directly given through direct benefit transfers for inputs, so that farmers can purchase this biofertilizers, manure, etc. for the for their uh, zero budget natural farming, you can say. Okay, so basically for organic farming this support is given.
So the next topic is Forest Rights Act. So Union Environment Minister has engaged in a verbal tussle with the former Union Environment Minister over the recent provisions of Forest Conservation Rules of 2022. So the issue is that Ministry of Environment notified the Forest Conservation Rules of 2022, and it replaced these the erstwhile provisions of Forest Conservation Rules 2003 under the Forest Conservation Act of 1980. So this Forest Rights Act of 1980 is basically the principal legislation which is regulating deforestation in the country, because it prohibits the felling of forest for any non-forestry use. Okay, without prior clearance from the central government, you cannot fell the forest for any non-forestry use. So it is a very small legislation. It contains only five sections. The first section deals with the extent of coverage of the law, and the second section restricts the activities in forest areas. Okay, so this clearance process includes seeking consent from local forest rights holder also, because we have this FRA provisions of 2006, and government is of course empowered to even reject such requests and allow the falling of forest if with even legally binding conditions. So what are the 2022 rules, and why are they creating a fuss over the environmentalists? So actually these new rules have affirmed the definition of clear felling, and it has excluded the selective felling criteria which was there in 2003 rules. So now the new rules say that removal of all natural vegetation is possible from land of size 1 hectare and above, using felling, burning or uprooting provisions. And earlier the Environment Ministry had a cumbersome procedure for giving the consent for under the FCA. Okay, so earlier the Environment Ministry's regional office or the state government would process the proposals to use forest land. Then ministry would consider the advice of a committee which was set up for, specifically for this purpose. So actually this work was very cumbersome. Now the ministry has replaced it with a project screening committee, which would have this forest bureaucracy under it, and it would process all the requests and give the advice to the ministry. So even the tree plantation has been dubbed as forest, a surrogate forest, and now it comes under the section of compensatory afforestation. The new rules state that the compliance with Forest Rights Act of 2006 is not at all required for the final approval of the forest diversion. Earlier also it was the task of the state government to do it. Now even specifically the forest conservation rules say that FRA provisions override the FCA, but that's why it is being said that rules of the any Forest Conservation Act cannot override the legislation, that is the FRA. But now the rules are basically doing it, because they are saying that it is not at all required to get final approval for forest diversion without the compliance with the FRA Act. So this is what the main or actual criticism of this act is. Okay, so what are the objections of this new rule? So first, of course, a former environment minister has said that these latest version of rules basically allows forest land to be diverted to industry without even setting the questions of forest dwellers and tribals. So FRA makes it mandatory to seek prior free and informed consent of families, but because of these rules, the very purpose of FRA is being defeated. So, and even the state governments would be under greater pressure from the center to accelerate this process of diversion of forest land. So government has responded saying that we have just streamlined the process on our side. States are going to do the work for this FRA as it is, as they were doing before. Before this approval was given, the states had to consider the FRA provisions, and they had to take care of the compliance of the FRA provisions before signing the order to divert the land. So it is basically the task of state governments to comply with the FRA provisions and not the task of the central government. So this is what the government of India is saying. But the experts say that earlier, of course, earlier also it was not mandatory to take the permission of Gram Sabha, but once because it was taken, so it had certain persuasive power. But state government officials had to settle the land titles and rights provided under the FRA, but the new rules would undermine the rule of Gram Sabha. How?
because you know that the environment ministry has streamlined its process, it has made it fast track. So state governments would also be under immense pressure to streamline their process, and while they would be streamlining their process of forest approval, they would undermine the role of gram sabha. They would consider it not important, so as to streamline their process and fast track their process on the lines of central government. So this is what is the major criticism, that this consent aspect of Gram Sabha would disappear, and the FRA provisions would basically be evaporated. Okay. So the next topic is World Population Day. So World Population Day is observed on the 11th of July every year, and it was of course first proposed during the Governing Council of United Nations Development Program in 1989, and it was in 1990 when the United Nations General Assembly passed a provision to continue observing this World Population Day, and for the first time it was observed on 11 July 1990. This year the theme is A World of 8 Billion Towards a Resilient Future for All, harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all. So the next topic is air pollution in rural India. So to bolster the measurement of air pollution in rural India, the IIT Kanpur is embarking on a $2.5 million project whereby they would install 1,400 sensors in rural blocks of Uttar Pradesh and Bihar. So that's a 3-year project. Of course, air pollution is considered as an urban problem, but biomass burning and reliance on diesel generators is worsening the air quality in villages too. We have in 2019 the government launched this National Clean Air Program, whereby we aim to reduce the particulate matter air pollution by 20 to 30% by 2024. So while implementing this NCAP, we cannot avoid the villages also. So that's why this project is also seen as an extension of this NCAP, and probably this pilot project would be extended to the entire country also. So the next topic is khejri trees. So the Rajasthan government has proposed setting up of 8 solar power plants in Jodhpur area, and Bishnoi activists are protesting against it because they are protesting against the felling of khejri trees for this project. Khejri tree is a state tree of Rajasthan, and it maintains the ecosystem of Thar region. These trees have the ability to survive in dry weather, and they have been a source of fodder and firewood for their local community. It also sustains the soil's nutrient value. That's why it is very important for the local community. Its fruit is also used for the making of popular dish called sangri. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.